नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में जारी राइस मिलर्स पर कार्रवाई के बाद जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर रखा अपना पक्ष। शासन द्वारा की गई कार्यवाही को बताया असंवैधानिक। कस्टम मिलिंग का कार्य बंद करने मिलर्सों ने लिया निर्णय। मामले की जांच पर नहीं आपत्ति, लेकिन कार्यवाही नहीं चाहते मिलर्स। ओबीसी महासभा ने मांगों को लेकर किया जन आंदोलन। काला दिवस के रूप में मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर भावी शिक्षकों ने मांगी भीख, करवाया मुंडन, किया बूट पॉलिश और बेचे पकौड़े। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर हुआ है मामला दर्ज। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं दौड़ेगी बसें। 5 माह का वाहन कर माफ करने का सीएम ने किया है ऐलान। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कहा मांगी जाए 7 सूत्री मांगे। चालक परिचालकों को कोरोना काल का मिले वेतन। जब तक नहीं होती है मांगे पूरी तब तक नहीं चलेंगी बसें। और अब समाचार विस्तार से। जिले में राइस मिलर्स के खिलाफ जारी कार्यवाही के दौरान 5 सितंबर को जिले के राइस मिलर्सों ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान राइस मिलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। इस दौरान राइस मिलर्स द्वारा चावल के मामले में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए राइस मिलर्स अध्यक्ष मोनू भगत ने कहा कि मिलर्सों के द्वारा चावल की कस्टम मिलिंग कर अच्छा चावल दिया गया था। संबंधित अधिकारियों द्वारा चावल की जांच कर अच्छा होने पर गोदामों में चावल लेकर स्वीकृति पत्रक दिया गया है, लेकिन गोदामों में रखरखाव सही न होने से चावल खराब हुआ होगा। प्रशासन द्वारा मिलर्स को दोषी ठहराते हुए एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही गलत है, जिसका सभी मिलर्स विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अनुबंध के आधार पर एक मिलर्स का चावल 3 बार गलत पाया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाता है और वह 3 साल तक अनुबंध नहीं रख सकता। मिलर्स को चावल बदल कर देना पड़ता है, लेकिन किसी तरह की कोई एफआईआर न किसी तरह की कार्यवाही की जा सकती है। फिर भी हम शासन की कार्यवाही का सम्मान करते हैं। वो चावल सही था हमारे पास। ये पिछली सीजन का चावल है? ये नहीं, ये इसी सीजन का 4 महीने 5 महीने पहले का चावल। हाँ, मतलब जो जी उसको हमने एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास है, स्वीकृति पत्रक है हमारे पास, है ना। उस समय चावल बढ़िया था। अब इनके रखरखाव में, परिवहन में क्या हुआ, कैसी समस्या आई, ये जानिए। हम लोगों ने चावल अच्छा दिया। 4 महीने में खराब हो गया चावल। झूठ बोलियों में चावल अधिकांश खराब होता है ना, क्योंकि हवा लगती है उसमें और उसके बाद में कीड़े लगते हैं। यदि रखरखाव की सुविधा सही नहीं है तो कीड़े लग जाते हैं। आप भी किसान हो, आप भी जानते हो कि जब तक ये चावल को हम जब रखते हैं नीम का पत्ता है कुछ भी डाला जाता है, रखरखाव होता है। ये चावल की खराबी हमारे विषय में नहीं है। हमने अच्छा किया है, हमारे पास स्वीकृति पत्रक है और एनालिसिस रिपोर्ट की ऑनलाइन एनालिसिस रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि सोसाइटी द्वारा धान खरीदकर धान का उपार्जन खुले में किया जाता है। इस बार अतिवृष्टि से कैब में रखी धान भी गीली हुई थी, जिससे धान खराब हो गई थी और उसका भी भंडारण कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कस्टम मिलिंग की नीति में संशोधन किए जाने व मिलर्सों पर कार्रवाई के विरोध में जिले में कस्टम मिलिंग का काम बंद रहेगा। रखरखाव में, परिवहन में क्या हुआ, कैसी समस्या आई, ये जानिए। हम लोगों ने चावल अच्छा दिया। 4 महीने में खराब हो गया चावल। झूठ बोलियों में चावल अधिकांश खराब होता है ना, क्योंकि हवा लगती है उसमें और उसके बाद में कीड़े लगते हैं। यदि रखरखाव की सुविधा सही नहीं है तो कीड़े लग जाते हैं। आप भी किसान हो, आप भी जानते हो कि जब तक ये चावल को हम जब रखते हैं नीम का पत्ता है कुछ भी डाला जाता है, रखरखाव होता है। ये चावल की खराबी हमारे विषय में नहीं है। हमने अच्छा किया है, हमारे पास स्वीकृति पत्रक है और एनालिसिस रिपोर्ट की ऑनलाइन एनालिसिस रिपोर्ट। उसके बाद में अगर क्या हुआ हमको नहीं मालूम। उसके बाद भी हमारे अनुबंध के आधार पर हम ये बोल रहे हैं, अनुबंध के आधार पर यदि हमारा चावल गलत पाया जाता है तो आप हमारा एक लीटर का चावल यदि 3 बार गलत पाया जाता है, 3 रिपोर्टों में एक दल आया, दूसरा दल आया, फिर तीसरा दल आया, तो उसको उस मिलर को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है और 3 साल वो अनुबंध नहीं कर सकता शासकीय कार्य। ठीक, उसके बाद में उसको चावल बदल कर देना माना गया अनुबंध, न कि किसी प्रकार की कोई एफआईआर, न बिजली काटने वाली कार्रवाई, न किसी प्रकार की लिंक सीधी वाली। फिर भी शासन के जो भी कार्रवाई की गई है उसका
उसका हम सम्मान करते हैं और हम बोलते हैं यदि हमने गलत किया है तो आप हमें मौका दीजिए। हमारे पास भी पत्र हैं, उनके द्वारा स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। जब हम चावल गोदाम में जमा करते हैं तो चावल के लाट को डंप किया जाता है। डंप होने के बाद में उसको QI आता है, गोदाम प्रबंधक आता है, उसको चेक करता है, उसका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में उसकी स्टेकिंग की जाती है। जब तक के हमारा चावल फेल होता है तो हमको मानते है ना, ये चावल है तो हमको तुरंत बोल देता आप उठा के ले जाइए। ऐसा कई केस हमारे मिलरों के साथ हुए, हमारे साथ भी हमने उठा के लाए। इस दौरान राइस मिलर्स एसोसिएशन संरक्षक राकेश भटेरे ने कहा कि मिलर्सों पर जो कार्यवाही हो रही है वह होने वाली है, उसका हम विरोध करते हैं। जहां गलत है उसकी जांच हम भी चाहते हैं, लेकिन जो गलत नहीं है उसको भी उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब धान की खरीदी हो रही थी तो अतिवृष्टि हो रही थी। उस समय शासन के लोगों ने यह नहीं देखा कि धान की स्थिति क्या है। हमारे भी अनुबंध में यह शामिल है कि धान FATU क्वालिटी का होना चाहिए। शासन के द्वारा किसानों से महज 25% ही FATU क्वालिटी का धान खरीदा जाता है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी खरीदी केंद्रों में जाकर यह जांच नहीं करता कि धान किस गुणवत्ता की है। ऐसी परिस्थितियों के बाद मिलर्स से अनुबंध किया जाता है। जो अभी कार्रवाई मिलर्स पे हो रही है या होने वाली है, वो उस चीज का हम विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विरोध हम उस तरीके से कर रहे हैं। जहाँ गलत अगर किसी ने पाया है उसकी जांच हो, ये हम भी चाहते हैं। पर जो चीज गलत ना भी हो उसको गलती की अगर उस टाइप से दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग भली भांति पहले यहाँ मेरे बहुत से पत्रकार बंधु मेरे परिचित हैं और पूर्व में भी पत्रकारों ने ये मुद्दा उठाया है। जिस टाइम पे धान का प्रोक्योरमेंट हो रहा था, कई पत्रकार बंधु केपों के निरीक्षण किए, गोडाउन के निरीक्षण किए, खरीदी सेंटर का निरीक्षण किए हुए हैं। आप सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि जब प्रोक्योरमेंट हो रहा था उस टाइम पे अतिवृष्टि हो रही थी। पिछला जो वर्ष गया 19-20 का, वो लगभग प्राय हर 10 दिन 15 दिन 5 दिन जो भी जैसा समय अतिवृष्टि हो रही थी धान के प्रोक्योरमेंट पर आपके द्वारा भी समय समय पे मुद्दा उठाया गया था। कुछ पत्रकार बंधु डोमरिया के स्तर भी गए थे, छापा के स्तर भी गए थे। परिस्थितियां जब हालात तो जान रही होंगी, वो भी जो कोई परिस्थितियां हुई उसमें भी प्रशासन ने जिस तरह जो भी किया होगा, वहाँ मिलर्स का कोई रोल नहीं होता प्रोक्योरमेंट में। क्योंकि धान को शासन उस टाइम पे चाहे किसी जनप्रतिनिधि का हो चाहे प्रशासन का मुद्दा हो, उस टाइम पे सिर्फ प्रशासन ये जानता है कि हमें इस मामले से खरीदी करना है, किसान से करना है, प्रशासन के निर्देश से खरीदी करना है। उस टाइम ये कहीं नहीं देखा जाता कि धान की स्थिति क्या है। हमारे इसमें लिखा हुआ नहीं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हम जो अनुबंध करते हैं कि धान FATU क्वालिटी का होना चाहिए। और इस बात सच्चाई से आप भी बहुत पहले से अवगत है कि जिले में, मैं ये नहीं कहता किसान करते हैं, अभी किसान FATU क्वालिटी का जो धान देना है वो FATU क्वालिटी का धान नहीं आता। अगर उस स्थिति में प्रशासन खरीदी कर ले तो मेरा मानना है जितना पंजीयन होता है उसका सिर्फ 25% ही धान खरीदी होगी और बाकी धान नहीं हो सकती। पर प्रशासन कहीं इस चीज को फॉलो नहीं करता। प्रशासन का कोई भी QI जाके वो चेक नहीं करता कि धान FATU है क्या। उसके ऊपर फिर अतिवृष्टि का होना, फिर रखरखाव में कमी होना प्रशासन के। और इस परिस्थिति के बाद मिलर से एग्रीमेंट किया जाता है कि मिलर अब उसको एग्रीमेंट करे। ठीक है, मिलर व्यापारी है, सबका अपना अपना पेट है। चूंकि 2 या 3 महीने का काम आता है, ज्यादा नहीं है, कोई 12 महीने का काम नहीं है मिलर्स के लिए, सिर्फ 3 या 4 महीने का काम है। पिछले अप्रैल में एग्रीमेंट हुआ था और आज की स्थिति में बालाघाट जिले से पूरा 30 लाख कुंटल आलू की। मिलर्स एसोसिएशन संरक्षक राकेश भटेरे ने कहा कि कोरोना काल में आम नागरिकों तक राशन पहुंच सके, इसको लेकर मिलर्स ने कार्य किया। हमें जो धान दिया गया उसके तहत ही हमने मिलिंग की है। उन्होंने कहा कि गोदाम में केंद्रीय जांच टीम के द्वारा जो चावल पाया गया है वह किसी मिलर्स के संज्ञान में नहीं है। टीम के द्वारा किस मिलर्स के सैंपल को लेकर जांच की गई है यह भी जानकारी हमें नहीं है। जैसी परिस्थितियां थी उसके तहत मिलर्स के द्वारा शासन प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया गया। जिन 18 मिलर्स पर कार्रवाई की गई है वह पूर्णतः अवैधानिक है। अगर भविष्य में प्रशासन द्वारा मिलर्स पर कार्रवाई की जाती है तो हमने तय किया है कि हम शासन की धान की मिलिंग नहीं करेंगे। उसमें हम ये कतिपय ये नहीं कह रहे हैं कि हमने गलत काम किया, कि हमने गलत चीज, हमको जो धान दिया गया प्रशासन के सहयोग, प्रशासन का था कि मिलिंग होनी चाहिए, पार्ट होनी चाहिए, प्रदेश की रिक्वायरमेंट है कोविड-19 के चलते, तो हमने उस चीज का मिलिंग किया। अब कुछ लोग ये भी अभी भाई कह रहे थे मिलर चूंकि 3 महीने काम करता है और बाकी 9 महीने भी उसका पेट है, भले वो कहीं से चावल मिला के वो फ्री सेल का काम करता है। हर कोई मिलर नहीं करता, कुछ मिलर खाउटी मिलिंग में चले जाते हैं, कुछ मिलर फ्री सेल में चले जाते हैं। तो जिनके यहाँ फ्री सेल से उन्हें मिला होगा चावल, मैं मानता हूँ चीज को, उसमें कोई गलती नहीं, कुछ लोग खाउटी मिलिंग करते हैं। गोडाउन में जो चावल पाया गया है, विश्वजीत हजरत जी द्वारा जो
हत्या में। बाद में अलग बात है कि हमको पता चला कि टीम आई थी, नहीं लेके चली गई। किस सैंपल को लेके गया, किसी मिलर्स को नहीं पता कि तेरा ले गया कि मेरा लेके गया। ये सच्चाई है। और रही बात विभाग का, तो विभाग ने अगर 60 लाख मिलर्स ने किया हुआ तो आप भी भली भांति जिस चीज को मैं रेस कर रहा हूँ, जिस मुद्दे को, कि पहले शुरुआत तो इफेक्टिव धान से ही होती है, तभी तो आप उसका चावल उस मानक पे ला सकते हैं। परिस्थितियां जैसी थी उस परिस्थितियों को मिलर ने शासन प्रशासन को सहयोग करके किया है। मुद्दे की बात नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही आप पहले अभी तो ऐसा है कि अभी सभी को मिलर चोर नजर आ रहा है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा बना दिया गया है। हुआ होगा कहीं ना कहीं गलती होगी, मैं स्वीकार करते हैं हम सब लोग, कहीं ना कहीं गलती होगी, प्रशासन से हो सकती है, मिलर से आते हमसे भी हुई होगी, उसमें कोई वो नहीं है। पर जिस तरीके से अभी ये किया जा रहा है, ठीक है 18 मिलर्स के आपने कार्रवाई की है, कार्रवाई भी संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक कार्रवाई है, इस चीज को हम बोल रहे हैं। कार्रवाई संवैधानिक नहीं है, नियम विरुद्ध है। अगर मिलर्स को ये बात पता होता ना कि कल के दिन तेरे को जेल में जाना है, सड़ना है, तो मिलर्स कभी मिलिंग नहीं करेगा। इसी बात का आज विरोध कर रहा है। अगर आज प्रशासन ये कार्रवाई करता है तो हम तय कर चुके हैं कि आगामी भविष्य में कोई भी मिलिंग का कार्य गवर्नमेंट का नहीं करेगा, ये तय है। करके जेल जाना है कोई मिलर से नहीं करेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों का हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, गलती जहां हुई है उस गलती को ट्रेस आउट करो, फाइंड आउट करो और कार्रवाई करो। पर कार्रवाई तो बिल्कुल एकदम ऐसा हो रहा है जैसे तो किसी को क्या प्रशासन, जिला प्रशासन को संज्ञान में नहीं है, ध्यान रखने की क्वालिटी का नहीं था क्या। वार्ता के दौरान राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित जिले के अन्य राइस मिलर्स मौजूद रहे। पूरा जिला जहां शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को नमन कर रहा था, वहीं जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित भावी शिक्षकों ने सरकार के दस्तावेज प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के खिलाफ ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर भीख मांगी, मुंडन करवाया, बूट पॉलिश किया और पकोड़े बेचकर अनूठा प्रदर्शन कर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की। इसी दौरान आंदोलन में ओबीसी की प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए 27% आरक्षण को भी यथावत रखने सहित अन्य कई मांगों को लेकर युवा तरुणाई ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने काला दिवस मनाया। अंबेडकर चौक में धरना आंदोलन कर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर विरोध करते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण करने की गुहार लगाई। आपको बताएं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ कर शीघ्र ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर स्थानीय ढोल बजाकर जमकर नारेबाजी करते हुए भीख मांग कर और सिर मुंडन कराकर, पकोड़े बेचकर और जूता पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2011 के बाद सितंबर 2018 में सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। सरकार द्वारा रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किए जाने से सभी अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की आड़ लेकर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोका गया है। अभ्यर्थियों ने देश में हो रही नीट और जेईई परीक्षा, महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश सहित राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सवाल खड़ा किया कि जब कोरोना काल में ये सब संभव है तो फिर क्यों चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को कोरोना के नाम से रोका गया है। उन्होंने कहा कि जिससे पूरे प्रदेश सहित जिले के चयनित शिक्षक मानसिक रूप से स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी पर ही नहीं रखना चाहती है। इस दौरान शिक्षक पात्रता चयनित अभ्यर्थी माधुरी मेश्राम ने कहा कि सरकार द्वारा हमें 2 वर्ष से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिससे हम मानसिक रूप से परेशान हैं। हम सभी अपनी मांगों को लेकर लगातार 2 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सरकार के प्रति प्रदेश के सभी चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षकों का सम्मान नहीं करने पर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर, हम आर्थिक स्थिति से भी परेशान हैं और सामाजिक स्थिति से भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए और सरकार हमारी कोई भी बात सुनने के लिए खाली नहीं है। खास
करके महिलाएं इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हैं। पहले हम अतिथि शिक्षक में करते थे, उसमें भी हमको सरकार ने प्रताड़ित किया है और इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रताड़ना सही है कि अब सरकार के प्रति युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया है कि हम कहाँ जाएं। हमारे किस तरह की समस्या आ रही है? सर बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं उसमें, हम एक एक करके आपको यहाँ बता नहीं सकते कि हम किस समस्याओं से गुजरते हैं। आज का दिन ही क्यों चुना आपने? सर आज शिक्षक दिवस है और इसको हम शिक्षक दिवस पूरे स्कूलों में और हमारी पूरे भारत सरकार की तरफ से इसको एक सम्मानित दिवस के तौर पे मनाया जाता है। पर जहाँ शिक्षकों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है तो उस दिवस को हम मना के क्या करेंगे, इसीलिए हमने इस आज का दिन चुना है। इसको काला दिवस हम लोगों ने घोषित किया है क्योंकि जब हम चयनित हैं और हमको पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, हमको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, हमको बेरोजगार घूम रहे हैं सारे हमारे युवा साथी और हम महिलाएं तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं इन सब चीज़ों के बीच। ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि ओबीसी महासभा द्वारा अपनी मांगों के लिए पिछले 2 माह से संघर्ष किया जा रहा है और 9-10 बार ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन मांगों पर सरकार द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में पिछले 2 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिससे चयनित अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया गया, जो उच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है, जिससे प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 31 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और सरकार द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमने विगत 28 जुलाई को भी एक सांकेतिक धरना मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए किया गया था। विगत 2 माह से लगभग हम लोगों ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम पे लगभग 10-12 ज्ञापन भी सौंप चुके, किंतु वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी संख्या लगभग 30,000 है, उनका सत्यापन की प्रक्रिया आधे छात्रों की होने के बावजूद उनको भर्ती नहीं दी जा रही है। इसके अलावा विगत मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा जो 27% आरक्षण लागू किया गया था, वर्तमान में उच्च न्यायालय में वो लंबित है। उसमें जो वर्तमान की भाजपा सरकार है अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार राम बाबू देवांगन ने कहा कि ओबीसी महासभा द्वारा अंबेडकर चौक में आंदोलन और रैली की गई, जिसकी अनुमति नहीं है, जिससे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर और रास्ता जाम कर कार्यक्रम करने पर सभी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। जहां भी बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित होंगे और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, वहां सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन और रैली के संबंध में हमको जानकारी मिली थी। जब हमने मौके पर पूछकर प्रभारी है सौरभ लोधी, उनसे मेरे द्वारा पूछताछ की गई कि आपको किसी प्रकार की अनुमति है या नहीं। उनके द्वारा बताया कि हमारे पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं है, किंतु हमारे तो पूर्व सूचना अनुभागीय अधिकारी को दी गई है। चूँकि ये सभा के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं है, ना रैली की अनुमति है, और इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर इनके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए हमारी जो इंसिडेंट कमांडर की टीम है वो कोरोना गाइडलाइनों को उल्लंघन करने के उसमें इसके खिलाफ अभी हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं पूरी टीम के खिलाफ। 5 सितंबर को ओबीसी महासभा के आंदोलन को भीम आर्मी, आदिवासी विकास परिषद, अंबेडकर एकता मंच, मदर टेरेसा सेवा समिति, दलित मुस्लिम एकता मंच, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुजन मुक्ति मोर्चा, ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, मूल निवासी संगठन सहित अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया था। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित भावी शिक्षक सहित समर्थक, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भले ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में और बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बसों की सुचारू संचालन के लिए निर्णय लेते हुए यात्री बसों के 5 माह का वाहन कर माफ करने का ऐलान किया है, लेकिन मुख्यमंत्री चौहान के इस ऐलान के बाद भी बस ऑपरेटर्स बसों के संचालन के लिए राजी नहीं हुए हैं। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन का साफ कहना है कि जब तक उनकी लगभग 7 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक बसों के पहिए थमे रहेंगे। जनता कर्फ्यू 22 मार्च से जाम बसों के पहिए अब भी नहीं चल पा रहे हैं।
सरकार है कि बस मालिकों पर बसों को चलाने का दबाव बना रही है, जबकि बस मालिकों का कहना है कि कई तरह की दिक्कतों के बीच बसें चलाना उनके बस में नहीं है। ऐसे में यात्रियों को बस सेवा का लाभ लेने के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है, जबकि पहले तो राज्य शासन के द्वारा बसों के संचालन को लेकर पत्र जारी किया जा चुका है। वहीं 4 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यात्री बसों के 5 माह का वाहन कर माफ करने का ऐलान किया है, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल बस ऑपरेटर्स का बस संचालन को लेकर कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है। बस एसोसिएशन सचिव श्याम कौशल ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से अब तक बसों को लेकर जो परेशानी चालक, मालक और कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है, उस पीड़ा से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। कई बार अपनी मांगे रखी गई है, लेकिन सरकार है कि बसों को चलाने के आदेश जारी कर रही है, लेकिन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश और संभाग के बस मालिकों की एक राय है कि मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बसें अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। उन्होंने बताया कि टैक्स माफी की प्रमुख मांग है, जिसमें अगस्त तक किराया माफी की बातें हो रही हैं, जिसे बढ़ाकर अक्टूबर तक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा अगस्त तक का टैक्स माफ करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलेंगे तो बसों का संचालन कैसे किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद से अब तक डीजल के दामों में 15 रुपये की वृद्धि हुई है और अगर इस परिस्थिति में बसों का किराया भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो बस मालिकों पर प्रतिदिन का आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये आपको तो ये बता दूं कि अभी तक ये जो जितने मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर रहे हैं, ये फिलहाल व्हाट्सएप और पेपरबाजी में न्यूज में आ रहा है। अभी फिलहाल 5 बजने जा रहा है, अभी तक के हमारे आरटीओ ऑफिस में कोई लिखित में कोई ईमेल कोई ऐसा नहीं आया है कि टैक्स माफ़ हुआ है। आरटीओ का ये निकल रहा है कि अभी तो अगर उन्हें घोषणा करे हैं तो वो मंत्रालय जाएगा, मंत्रालय के बाद में फिर उसके बाद में सचिव के पास जाएगा, फिर वो साइन करेंगे, उसके बाद में फिर वो स्मार्ट चिप में आएगा, तब उसके बाद ईमेल आएगा आरटीओ ऑफिस में। वो क्या करते हैं, हमने तो सुने कि अगस्त तक के का बोल रहे हैं वो, और उसके बाद 50% सितंबर का। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 50% सितंबर का पटाने बोल रहे हैं, ये प्रावधान में कहीं से है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से वो रूल्स लिखा हुआ है कि कहीं भी या तो 5 महीने का टैक्स माफ होगा या 6 महीने का माफ होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगस्त तक वो कर रहे थे, चलो ठीक है करें, लेकिन लिखित में आरटीओ ऑफिस में आए तो हम किस बेस में गाड़ी चालू करें। हमारी 7 सूत्र की मांग थी, 7 सूत्र थी हमारी मांग उसमें, जिसमें पहला मांग थी हमारी टैक्स जो हमारा दिसंबर तक के हमको दिया जाए छूट। सेकंड मांग थी हमारी किराया जो 16 रुपये 30 पैसे डीजल का रेट बढ़ा है कोरोना 22 मार्च के बाद से लेकर के आज तक। तो कम से कम 60% का हमने अप्लाई उसमें सूत्र मांगों में लिखे थे कि हमारा टैक्स, हमको डीजल का रेट बढ़ा है तो हमारा किराया बढ़ाया जाए, वृद्धि बढ़ाया जाए। तीसरी मांग ये थी आज की डेट में अगर हम गाड़ी चालू करते हैं, हमारा इंश्योरेंस है, मैंने फरवरी में 10 गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था, फरवरी वाली तो गाड़ी, लेकिन चूंकि मेरा तो पैसा पानी में गया तो उसकी ईएमआई बढ़ाई जाए, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस पूरी जितने भी वर्ल्ड की जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें उसकी रेट बढ़ाया जाए। चौथी मांग एक थी हमारी जो किस्त हमको गाड़ी की पटाना है, उनने बोल दिया कि 3 महीने तक आपको किस्त पटाना है लेकिन ब्याज देना है। 3 महीने ब्याज भी ले रहे हैं और हमको 3 महीने बाद पटाना भी है। अभी इस बार अल्टीमेटम आ गया हमारे पास में फाइनेंस वाले का कि भैया किस्त देना है आपको। देखा जाए तो बस मालिकों की लंबी फहरिस्त में उन चालक परिचालकों का भी समावेश है जिसे शासन से 5,000 रुपये की आर्थिक मदद का वादा था, लेकिन कुछ मिला नहीं। बस मालिकों का कहना है कि सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा करे, क्योंकि चालक परिचालक बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही हम आज बसों के संचालन को राजी हो जाएं, लेकिन जब तक चालक परिचालक की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब हमारे द्वारा भी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। चौथी मांग एक और है कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर, उनको उनने साथ घोषणा करे थे कि 5,000 रुपये आपके खाते में डलेगा। वो लोग भी अभी अच्छी रेट में डंडा लेके बैठे कि भैया हमको पैसा चाहिए। वो बस ऑपरेटर के ऊपर नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सरकार के ऊपर में कि सरकार ने घोषणा करी है कि वो पैसा हमको दे। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में कल व्हाट्सएप में हमारे वीरेंद्र साहू जी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और वो जबलपुर संभाग के अध्यक्ष, तो उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन ली कि नहीं अपन गाड़ी चालू कर देते हैं। लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ, आज अभी तक के कोई भी गाड़ी जबलपुर में चालू नहीं हुई है, क्योंकि आदेश ही नहीं आया। अब हमारा परमिट ही ख़त्म हो गया और हम गाड़ी चालू कर देंगे। एक सोचने वाली बात है, आदेश आएगा फिर हम इंश्योरेंस कराना, जो जिस गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया 80,000 रुपये हमको इंश्योरेंस में लग जाएंगे एक बस में। तो ऑपरेटर तो वैसे ही परेशान था, कहाँ से पैसे लाए।
सरकार की तरफ से उन्होंने जो घोषणा करे थे कि 5-5 हज़ार रुपये देंगे, इनको दाल चावल देंगे, जब तक के हमारे वर्कर को सरकार नहीं देती कुछ भी, तब तक के हम अपने तरफ से हम तो गाड़ी चालू नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारे वर्कर अगर हमको बोलेंगे कि भैया गाड़ी चालू करो, अभी फिलहाल हमारा बालाघाट जिला पूरा एक है, पूरी बालाघाट जिले की गाड़ी तो चालू नहीं है। खैर, सरकार और बस मालिकों के पेंच के बीच बसें कब दौड़ेंगी ये कहना मुश्किल है। 100 बात की एक बात कही जाए तो अभी यात्रियों को बस सुविधा के लिए इंतजार और सिर्फ इंतजार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 4 सितंबर को रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 सितंबर को देर रात में कोरोना पॉजिटिव आए 11 मरीजों में एक मरीज वार्ड नंबर 21 सिंधी कॉलोनी बालाघाट की 30 वर्षीय महिला है। 2 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम साले टेकरी के हैं, जिसमें एक 27 वर्षीय पुरुष और दूसरा 45 वर्षीय महिला है। एक मरीज खैरलांजी तहसील के ग्राम खैरी का 29 वर्षीय पुरुष है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मोहगांव कला की 54 वर्षीय महिला है। एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम खिर्री की 56 वर्षीय महिला है। एक मरीज कटंगी तहसील के ग्राम परसवाड़ा का 46 वर्षीय पुरुष है। 2 मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम कोसमी वार्ड नंबर 20 के हैं, जिसमें एक 52 वर्षीय महिला और एक 61 वर्षीय महिला है। एक मरीज वार्ड नंबर 15 बालाघाट का 50 वर्षीय पुरुष है और एक मरीज बिरसा की महिला है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 19 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 4 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 348 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 281 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 62 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो गई है। फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुरानी मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। बस ऑपरेटर्स के बाद चालक परिचालक भी अपनी मांगों को पूरा कराने हेतु लामबंद हो गए हैं। चालक परिचालकों का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाता, तब तक हम भी बसों में नहीं जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते सबसे अधिक बस परिवहन का कार्य प्रभावित हुआ है। बसों के पहिए थम जाने से जहां बस मालिक प्रभावित हुए हैं, तो वहीं चालक परिचालक समेत अन्य इस कार्य से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए हैं। स्थिति ये निर्मित हो चुकी है कि चालक परिचालक उधार लेने के बाद भी भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वहीं बस मालिक भी इन चालक परिचालकों को मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे नाराज चालक परिचालकों ने भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है और बसों का संचालन शुरू होने पर भी मानदेय नहीं दिए जाने की स्थिति में काम करने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अखिल भारतीय चालक परिचालक श्रमिक महासंघ की बैठक का आयोजन शनिवार को कर्मचारी भवन में किया गया। इस बैठक में जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है कि चालक परिचालकों को न तो न्यूनतम वेतन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। वहीं लॉकडाउन लगने के बाद से करीब 6 माह बीतने को आए हैं और उन्हें बस मालिकों द्वारा मानदेय तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते बेरोजगार हुए चालक परिचालक दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं।
जिसके चलते बैठक में तय किया गया है कि बसों का संचालन होने के बाद भी उन्हें लॉकडाउन से अब तक का मानदेय नहीं दिया गया तो वे बसों का संचालन नहीं होने देंगे और अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब इतने दिन बेरोजगारी की मार झेल कर जी रहे हैं तो और कुछ दिन भी इसी तरह से जी लेंगे, लेकिन अपने हक का मानदेय लेकर रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन रुक जाने से सबसे अधिक परेशान चालक परिचालक हुए हैं। यहां उन्हें योजना के तहत बांटा जाने वाला राशन तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि चालक परिचालकों की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनका पंजीयन तक नहीं कराया गया, जिसके चलते वह राशन तक से वंचित हैं। इतना ही नहीं, संबल योजना, निमरण श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री मानधन श्रम पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं का संचालन बंद होने के बाद भी चालक परिचालकों को जानकारी नहीं है, जिसके चलते इन्हें और भी परेशान होना पड़ रहा है। आज हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो चालक परिचालक हैं उनको उनका एक पंजीयन हो चुका है, उनको खाद्यान्न सामग्री दिया जाए और तत्काल इस संबंध में परिचालकों की और संचालकों की बैठक आयोजित की जाए और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को पूरी आप तत्काल करें, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। चालक परिचालक हर जगह हड़ताल में है पूरे प्रदेश में, और जिसके तहत जो है वो बालाघाट के चालक परिचालक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज से हम लोग पूर्णतः जा रहे हैं और आज से हमारा हड़ताल जो है वो जोर पकड़ेगा। अगर बस मालिकों द्वारा इनका वेतन नहीं दिया गया और इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है हमारा लॉकडाउन पीरियड का पैसा वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा का जो लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को दिया जाए और इनको जो है शासन द्वारा जो राशन सामग्री या अन्य जो सुविधाएं दी गई है उनको तत्काल प्रदान की जाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी चालक परिचालक बसों में काम नहीं करेगा और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक जो है हमारी इन मांगों को पर सरकार ध्यान नहीं देती और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान बताया गया कि चालक परिचालकों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। जिले में विगत दिनों भारी बारिश और भीमगढ़ बांध से वैनगंगा नदी में छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी के कारण आई भारी बाढ़ के कारण वैनगंगा नदी के तटवर्ती किनारे पर निवासरत लोगों को बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावितों का आज भी बुरा हाल है। कई ऐसे भी बाढ़ प्रभावित हैं जिनके पास वर्तमान समय में खाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं है। ऐसे ही बाढ़ प्रभावितों के सहायतार्थ सिख समाज ने आगे आकर उनके लिए लंगर की सेवा 1 सितंबर से प्रारंभ की थी, जिसका 5 सितंबर को आखिरी सेवा के साथ समापन किया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सेवादार हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि धर्म में गुरु ने साध संगत जी को अपने से भी बढ़कर मान दिया है और गरीबों की सेवा को सर्वोपरि बताया है, जिसके चलते ही सिख समाज द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लंगर की सेवा पिछले 1 सितंबर से शुरू की गई थी, जिसके तहत छोटी कुम्हारी आवास टोली, बड़ी कुम्हारी माता टोली, सलंग टोला, स्कूल भटेरा ग्राम, कुम्हारी पंचायत, गायखुरी बस्ती और गौरीशंकर नगर में प्रभावित बाढ़ पीड़ितों को लंगर की व्यवस्था गुरुद्वारा ज्ञानी जी जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, मनिंदर सिंह खालसा के नेतृत्व में की गई थी, जिसके तहत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सेवादारों द्वारा बाढ़ प्रभावितों को लंगर की सेवा दी गई और बाढ़ प्रभावितों की सुख शांति के लिए गुरुद्वारा में अरदास की गई। खास बात यह रही कि सिख समाज द्वारा बाढ़ प्रभावितों के सहायतार्थ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा चलाई गई लंगर सेवा में सिख यूथ फेडरेशन के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरीबों को भोजन कराने में पूरे जी जान से जुटे रहे। गुरु की वाणी के अनुसार सदगुरु की सेवा सफल है, जेको करे चितलाए, मन चिंदिया फल पावना होम में विच्छो जाए। आप सभी को बता दूं कि जब गुरु नानक देव जी छोटे थे, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए कि आप इससे व्यापार करो। तब गुरु नानक देव जी ने एक पंक्ति में सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को बैठाल कर उन्होंने वहाँ पर लंगर का प्रसाद छकाया, ऊंच नीच जाति पाति का भेद मिटाया और सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में लंगर की सेवा चल रही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सेवादार ने तय किया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए लंगर की सेवा किया जाए और हमारी जो गुरु की साध संगत जी हैं उनका आदेश हुआ कि यहाँ पे भी बाढ़ पीड़ित हैं, यहाँ पे भी जो मकान बाढ़ के कारण गिर गए हैं या डूब गए हैं, उस जगह पर जाकर आप लंगर की सेवा करो। तो सभी साध संगत जी की जो हुक्म हुआ उसके आदेश का पालन
करते हुए हम सभी सेवादार और ख़ासकर सिख यूथ फेडरेशन के हमारे सभी वीर जो अपनी जान जोखिम में डालकर, आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना का समय है लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लंगर सेवा में सिख यूथ फेडरेशन के अनमोल सिंह वासु, सौरभ कपूर, हरजस सिंह भाटिया, निखिल सांवरे, जसमीत सिंह नरडे, अनमोल भाटिया, सरबजीत सिंह धवन, अभिजीत गांधी, बलजीत राजपूत, शिवम सचदेवा, आदर्श दुबे सहित अन्य सेवादार और साध संगत उपस्थित थे। जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम चाचेरी के ग्रामीणों ने राजस्व भूमि को वन विभाग को नहीं दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित राजस्व भूमि को वन विभाग को दिए जाने पर समस्त ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के कब्जे में भूमि चले जाने से मवेशियों को चरागाह के लिए लोगों को जंगल में निस्तार के लिए दिक्कत होगी। वन विभाग द्वारा जमीन का सर्वे कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि वन विभाग को प्रदान की जाती है तो ग्रामीण जन आंदोलन करने बाध्य होंगे। माने रेवन्यू साहब के रकबे के राजस्व की जमीन फॉरेस्ट में जा रही थी, उसको आपत्ति लगाने। कैसा क्या मामला है? माने यहाँ की जमीन गायखुरी की जो गई है उसके बदले में वहाँ की जमीन दे रहे हैं, तो हमारे मवेशियों की परेशानी हो रही है वहाँ चरागाह पानी पीने। इसके पहले भी शिकायत की थी? हाँ, इसके पहले भी किए थे पर सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करोगे? और डबल कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सुखलाल हरिनखेड़े ने बताया कि राजस्व की जमीन को वन विभाग को सौंपा जा रहा है। वन विभाग को जमीन जाने से मवेशियों को चरागाह के लिए दिक्कत व ग्रामीणों को निस्तार के लिए समस्या होगी। उन्होंने कहा कि जमीन हस्तांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए। डीटीवी की नन्ही दर्शिका नामिया यादव के 9वें जन्मदिन के अवसर पर पापा दिलीप, मम्मी गीता, दादा दादी, भाई बुआ एवं समस्त परिवार सहित डीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं नामिया। इसी तरह बीटीवी की नन्ही दर्शिका अलवीरा अली का 5 सितंबर को 8वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा अशरफ अली, मम्मी शाहिना, बहन समन, रोजा, सुमेश सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अलवीरा। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में जारी राइस मिलर्स पर कार्रवाई के बाद जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर रखा अपना पक्ष। शासन द्वारा की गई कार्यवाही को बताया असंवैधानिक। कस्टम बिलिंग का कार्य बंद करने मिलर्सों ने लिया निर्णय। मामले की जांच पर नहीं आपत्ति लेकिन कार्यवाही नहीं चाहते मिलर्स। ओबीसी महासभा ने मांगों को लेकर किया जन आंदोलन। काला दिवस के रूप में मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर भावी शिक्षकों ने मांगी भीख, करवाया मुंडन, किया बूट पॉलिश और बेचे पकौड़े। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर हुआ है मामला दर्ज। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं दौड़ेगी बसें। 5 माह का वाहन कर माफ करने का सीएम ने किया है ऐलान। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कहा मांगी जाए 7 सूत्री मांगे। चालक परिचालकों को कोरोना काल का मिले वेतन। जब तक नहीं होती है मांगी पूरी तब तक नहीं चलेंगी बसें। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।